तो आज हम इंडियन इकोनॉमी के पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को हम कवर करेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको ये सारा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑलराइट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ठीक है, ताकि इसका सबको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। ऐसे ही पिछले 30 साल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हर एक सब्जेक्ट के, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के नहीं, हर एक सब्जेक्ट के जीएस में। अभी इसके बाद मैं साइंस लेके आऊँगा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसमें भी 30 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो सभी आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपका रहने वाला है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का। ठीक है, हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप इसी वीडियो में एक बार सिर्फ आप पूरा देख लोगे ना इंडियन इकॉनमी, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, और सिर्फ एक बार ही आप एग्ज़ाम के पहले एक बार ये पूरा जो है 1.5-2 घंटे का वीडियो अगर आप देख के जाते हो तो यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% आएगा। ये लिख के मैं दे रहा हूँ, लिख के मैं दे सकता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया था? मिक्स्ड इकॉनमी बता रहे हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकॉनमी जो होती है हमारी, ये मिक्स्ड इकॉनमी जो है इसकी जो हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 ईयर प्लान्स हर एक एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं और फेवरेट टॉपिक है एसएससी का ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम का। ठीक है, फेवरेट टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स के इकॉनमी में। सबसे ज़्यादा मैं आपको इस वीडियो में बताऊं आपको पढ़ना कैसे है। आपको अगर आप वीडियो देख रहे हो इंडियन इकॉनमी का ये वाला वीडियो, तो आप क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन जो सही है उस पे ध्यान दो, फोकस उस पे ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे याद करना, याद करना है हमको। ठीक है, हमको देखो, कोई हमको पीएचडी नहीं करना है इकॉनमी में, ना तो हमको उसमें कोई ओलंपियाड बहुत नहीं करना है। ठीक है, इंडियन इकॉनमी में हमको इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो तरीका ये रहेगा, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर, जैसे बी ऑप्शन आपका सही है, बी क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझ गया मिक्स्ड इकॉनमी किसके अंतर्गत पूछा है, किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के द्वारा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे ये जो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कितनी बार, 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही इसमें कोलैबोरेशन होता है, दोनों का इसमें हमको देखा जा, दोनों की इकॉनमी हमको बतानी होती है, दोनों का जोड़ के। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है। ठीक है, प्रोफेसर जॉन मोनार्ड कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मिक्स्ड इकॉनमी का जनक या फाउंडर किसको माना जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, कौन? प्रोफेसर जॉन मोनार्ड कीन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नहीं भी याद रहेगा, सिर्फ आपको रीड करो, आप ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हो। प्रोफेसर जॉन मोनार्ड, सिर्फ मोनार्ड कीवर्ड याद रख लो, इतना था। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, पूछ रहा है व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये तो सबको ही पता है। यहाँ पे देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बार रिपीट हुआ है, और भी बार रिपीट हुआ है, लेकिन इतना ही बार इसमें दिया है। ठीक है, तो बी हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला था कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में से ही यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। विकास का भारतीय मॉडल, समझ रहे हो, इसका मतलब है भारतीय मॉडल का जो विकास है ये किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो किसके, सी, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों में ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस मॉडल के द्वारा। ठीक है, अब व्याख्या पढ़ते हैं, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझ में आएगा। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है, इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज, यहाँ पे दिया भी है, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। सीधी सी बात, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयात निर्यात बंद, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो नहीं होता है, बंद अगर कर दो तो उसको कहते हैं बंद इकोनॉमी, यानी क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप न हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार न होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बिल्कुल बंद रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है, जो कि देश में ही होता है सिर्फ, परंतु आजकल यह अर्थव्यवस्था भी बाजार की शक्तियों से प्रभावित रही है। वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है। अब कोई भी मतलब व्यवस्था जो है, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कह लो, ठीक है, कोई भी अब क्लोज्ड इकॉनमी नहीं रह गई है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। व्हाट इज़ इंडियन इकॉनमी, तो विकासशील है। ठीक है, विकासशील है यानी प्रगतिशील है, अभी डेवलपिंग है इंडिया। इट इज़ नॉट एंड डेवलप इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड इंडिया, इट इज़ डेवलपिंग इंडिया। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो विकास यात्रा शुरू किया, उसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए तथा उसमें विकसित देशों के भी लक्षण आए। ठीक है, परंतु अब भी इसमें विकसित तथा अल्प विकसित देशों के लक्षणों का मिश्रण है। ठीक है, इसलिए विकासशील देश कहना उचित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित आधारभूत लक्षण हैं, पहला कृषि की प्रधानता, दूसरा विशाल जनसंख्या, तीसरा निम्न प्रति व्यक्ति आय, चौथा पूंजी का अभाव, पांचवा कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। ठीक है, छठा असंतुलित आर्थिक विकास, आठवां औद्योगिकरण हुआ है पर अब भी पिछड़ा है। ठीक है, नौवां आर्थिक कुचक्रों का जोर, और 10वां परंपरावादी समाज, और 11वां बृहद बेरोजगारी। ठीक है, ये 11 जो है आधारभूत हैं। ठीक है, आधारभूत लक्षण हैं अर्थव्यवस्था के, किसके, इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है इनमें से, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 3 और 4, मतलब कृषि की प्रधानता
इसी में से देखो यही क्वेश्चन पूछा है, कृषि की प्रधानता और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, और चौथा बृहद बेरोजगारी। उद्योग की प्रधानता कहीं भी शामिल नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसे समझ में आते चले जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन आंसर पढ़ो और एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ठीक है। एक कहानी की तरह आपको पूरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा एक दूसरे से लिंक्ड ही है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ठीक है। यही एक लक्षण है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? ठीक है, कौन सी विशेषताएं हैं जो विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? इकोनॉमी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपको बताना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ठीक है। चौथा तो वैसे भी नहीं, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये कहाँ से? ये तो साफ साफ पता चल रहा है, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है आपका, अल्प विकास अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या होती है? तो इनमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 प्रति व्यक्ति निम्न आय, और दूसरा पूंजी निर्माण की निम्न दर, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ के लोगों का रहन सहन की स्तर काफ़ी नीचा होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है, ठीक है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण की निम्न दर, परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गरीबी कम करने, आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पाया जाता है, इसलिए उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं। ऑलराइट, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अभी वन लाइनर पूछ ले क्या होती है? तो वही होती है जो जहाँ मतलब रहन सहन का, मतलब जहाँ थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास को आप कह सकते हो, या फिर उससे भी नीचे तक के तबके को कह सकते हो, ठीक है। रहन सहन की स्तर काफ़ी नीचे होता है क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता और जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, उत्पादकता कम और जनसंख्या ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, आर्थिक विकास एवं नियोजन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आंकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आंकलन, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, तेंदुलकर समिति। अब तेंदुलकर समिति आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सचिन तेंदुलकर के नाम से आप याद रख लो। सचिन तेंदुलकर बहुत ही मतलब दानी, या फिर ऐसे याद कर लो, बहुत पुण्य, मतलब बहुत दान पुण्य करते हैं, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन देख लो एक बार, द्वारा भारत में गरीबी के आंकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले
निजी व्यय को भी शामिल किया गया। ठीक है, मतलब हेल्थ और एजुकेशन पे भी जो पहली बार खर्चा हमारी सरकार कर रही, वो तेंदुलकर समिति के थ्रू कर रही है। ठीक है, भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल करने की सिफारिश तेंदुलकर समिति 2009 में की थी। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने की थी, वो भी 2009 में। आपको डेट याद रखना है, और तेंदुलकर से आपको याद रखना है कि तेंदुलकर साहब बहुत ही महान आदमी हैं, महान क्रिकेटर हैं। वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत ही महत्व देते हैं। ठीक है, यहीं से आपको याद हो जाएगा। इस समिति की प्रमुख सिफारिश कैलोरी खपत आधारित गरीबी अनुमान में बदलाव करना, प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए नई गरीबी रेखा की गणना करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की निजी व्यय में शामिल करना, कीमतों में परिवर्तन तथा खपत के पैटर्न को समायोजित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? सी ऑप्शन, नीति आयोग का कार्यदल करता है ये। ठीक है, भारत में गरीबी आंकलन राष्ट्रीय एवं राज्यवार गरीबी अनुमान नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर देश में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। ठीक है, तो पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 2015 से नीति आयोग के नाम से जाने लगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। किस पंचवर्षीय योजना में, अब देखो पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा सारे जितने भी मैं आपको मतलब जितने भी आपको यहाँ से पंचवर्षीय योजना मिलेंगे, आप एक जगह नोट्स बना लेना। पंचवर्षीय, सिर्फ और सिर्फ पंचवर्षीय योजना ही बनाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक जगह रहेगा तो सारे के सारे आप बार बार देखोगे, याद हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया था? तो बी ऑप्शन, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में था। ठीक है, डेट याद रख लेना, डेट नोट कर लेना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? सी रंगराजन के द्वारा 2012 से 17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि तथा सतत विकास पर जोर दिया। इस योजना में 8.2% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 6.8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल, ये रिपीट हो गया, लेकिन केवल 6.8 की वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी थी। ठीक है, लक्ष्य कितना था, गोल कितना था? 8.2%, लेकिन हुआ था 6.8%। ठीक है, और इस योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा रखा। देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। ठीक है, 2017 के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद कर दिए थे। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अब बंद हो गई 2017 के पश्चात, और उसके बाद से बंद हो गई भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13th। भारत ने IMF इंडियन मॉनेटरी फंड से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया था?
तो डी हो जाएगा 11वें में। ठीक है, देखो अब इसको याद कैसे करना है। तो 200 टन सोना, कौन से पंचवर्षीय योजना में, सोना नाम याद आते ही 11वां अपने आप आंख बंद करके टिक लगा देना। ठीक है, 11वें पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान के द्वारा 200 टन सोना पंचवर्षीय योजना में क्रय किया गया था। भारत में IMF से 200 टन सोना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में था। ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। डेट 2007 से 2012 11वीं था, फिर 2012 से 17 कौन सा 12वीं था। ठीक है, RBI द्वारा क्रय किया गया था। इसकी कीमत लगभग 31.4 करोड़ यानी 6.7 बिलियन था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। भारत में 20 सूत्री पुनर्गठित 2006 में आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो डी हो जाएगा सही, केवल उपरोक्त ए तथा बी। केवल गरीबी का विवरण निवारण, केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम पूर्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में लॉन्च किया था। इसमें सन 1982, 1986 एवं 2006 में बदलाव किया गया था। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रति राज्यों की परफॉर्मेंस के रेटिंग करता था। ठीक है, यह कार्यक्रम रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, EWS आवास निर्माण, ग्राम विद्युतीकरण, पौधारोपण, सड़क निर्माण एवं खाद्य सुरक्षा इत्यादि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो डी हो जाएगा 8वीं। जहाँ भी ये क्वेश्चन आए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने जिस समय पे उसको लॉन्च होना था वो लॉन्च नहीं हो पाई, तो वो 8वीं थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। ठीक है, इस योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। इस योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 वर्ष देर से प्रारंभ हुई। ठीक है, योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बाद से 3 वर्षीय एक्शन प्लान, ठीक है, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी प्लान तथा 15 वर्षीय दीर्घकालीन विजन प्लान दृष्टिकोण लाया है। ठीक है, इन सब की जगह अब ये सब आ गए हैं। क्या क्या, 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी प्लान और 15 वर्षीय विजन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर पर प्राप्त हुई थी। सबसे ऊंची, सबसे नहीं पूछा है, सबसे ऊंची नहीं पूछा है, विकास दर की अपेक्षा में पूछा है ऊंची विकास दर प्राप्त की किस पंचवर्षीय योजना में। तो डी हो जाएगा 8वीं में ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूसी मॉडल पर, ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। रूसी मॉडल पर आपकी हुई थी 1951 में किया गया था। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसमें पूछेगा भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कौन से मॉडल से ली गई थी। तो 4 ऑप्शन आ जाएगा देश के नाम, तो रूस
एकदम सही हो जाएगा। प्रत्येक योजना में एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया जिसे 5 वर्ष के दौरान प्राप्त करना था। ठीक है, पहला दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसका लक्ष्य यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, 4.8% हुआ था, प्राप्ति 4.1 हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.7 का लक्ष्य था, 3.3 ही आया था। छठवीं में 5.2 का लक्ष्य था, 5.7 आया था, अच्छा हुआ था। आठवीं में 5.6 था, सबसे ज़्यादा आया था 6.8 में, इसीलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऊंची विकास दर प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट निर्धारित यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है इनमें से? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सड़कें, पेयजल आदि ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन है आपका, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, न्याय के साथ विकास का ये मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक न्याय के साथ विकास नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, डेट याद रखना सभी के। ठीक है, सब लाइन वाइज ही हैं, सबके 5-5 साल, 5 ईयर प्लान है, तो 5-5। ये शुरू भी कब हुआ था? 50 में हुआ था, 1950 में, 51 से। ठीक है, वहाँ से 5-5 साल, कुछ नए बहुत कम भी हुए हैं। एक बार आप सभी पूरा क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद आपको जब नोट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। डेट जब लिखते आप चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन वाइज हमको डेट वाइज कैसे याद रखना है, अपने आप सॉर्ट कर लोगे आप। ऑलराइट, तो इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.4 था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई, विद्युत था उद्देश्य। 5वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन था। 11वीं में तीव्रतम तथा समावेशी विकास था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, कथन है, बताना है ये कथन सही है या कारण सही है। अगर दोनों सही हैं तो इनमें अगर कोई मेल है तो वो भी बताना है। समुचित नियोजन एवं निवेश के बाद भी हमारी कृषि समृद्धि दर कम है। उसका कारण दिया है कि भूमि सुधार वंचित स्तर तक नहीं अपनाए गए हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। समुचित नियोजन एवं निवेश के बाद भी हमारी कृषि वृद्धि दर कम है क्योंकि देश में भूमि सुधार वांछित स्तर तक नहीं अपनाए गए हैं। ठीक है, अतः कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। देखो डेट, सीधे सीधे डेट पूछ लिया है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये सारे आपको एसएससी में देखने के लिए मिल जाएंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन एसएससी में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो सी हो जाएगा 2007 से 2012 में 11वीं, फिर 2012 से 2017 तक 12वीं, जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 17 में ख़त्म हो गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2007 से 2012 तक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय, थीम क्या है? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, ये उसका थीम था। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना था। इसमें आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया था, जो कि 7.8 ही आया था। ठीक है, अब इतना ज़्यादा रख देंगे तो फिर खैर आया भी तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए था, रखना 6 चाहिए था, फिर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, तो डी हो जाएगा, तकनीकविद एवं नौकरशाह।
ठीक है। तकनीक भी एवं नौकरशाहों को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय व तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन तथा विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। ठीक है। बाकी कौन कौन से शामिल हैं वो आप एक बार देख लेना। ठीक है। आप इतना ही सिर्फ तकनीक याद रखो, टेक्निक से तकनीक या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है। वही आपको नहीं शामिल करना है किसमें, आर्थिक विकास में, तकनीकी एवं नौकरशाही। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिर कीमतों पर सफल घरेलू उत्पाद। ठीक है। यही आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय की सामान्यतया आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु चूंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए स्वीकार किया जाता है। ठीक है। HDR 2010 के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आर्थिक समृद्धि के मापक के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, किस देश में आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। डी हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। देखो ये सीधे सीधे आपका एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन वन लाइनर बना दिया है कि किस देश की आर्थिक, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। ठीक है। सबको पता है आपको। चौबीसवां क्वेश्चन है आपका, संतुलित विकास से तात्पर्य क्या है। ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होना, इसी को संतुलित विकास बोला जा सकता है या बोला जाता है। ठीक है। संतुलित विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट को समान रूप में विकास होने से ही है। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए। ठीक है। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी क्षेत्र एक ही दर से बढ़ें। ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेट से सब बढ़ें। संतुलित विकास के संपर्क अर्थशास्त्री नक्स, ठीक है, रोडान, फ्रेडरिक लेविस, सेटिवास्की, एलियनयंग तथा लेविंस्टीन इत्यादि हैं। ठीक है। एक तो हिंदी में अगर इंग्लिश लिखा रहता है ना तो फिर उसको तो पढ़ना बहुत बड़ा टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच दी फॉलोइंग बताना है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आर्थिक विकास आपका संरचनात्मक परिवर्तन दिखाता है। आर्थिक वृद्धि क्या है, आपका सकल घरेलू उत्पाद दिखाता है। संपोषित विकास क्या है, आपका पर्यावरण दिखाता है। जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य दिखाता है। ये तो मतलब जो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाते तो कोई भी लगाएगा अगर तो वो एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से कर सकते हो। जीवन की गुणवत्ता मतलब स्वास्थ्य ही समझ में आता है, वहीं से कर लोगे। ठीक है। डी का 3 तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है। तो डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। अधः संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के अधिकाधिक उपलब्धता। ठीक है।
इसको समावेशी समृद्धि की आवश्यकता बोला गया है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक का मुख्य लक्ष्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास रखा गया था। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ना तथा आर्थिक विकास से सभी का लाभान्वित होना सुनिश्चित करना था। समावेशी समृद्धि के लिए अघोर संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता की आवश्यकता है। ठीक है, कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, कथन और कारण। कथन है वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की घोतक है। कारण दिया है राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। ये भी कथन कारण है। कथन है आपका आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण दिया है कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो सी हो जाएगा आपका। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, यह सत्य है। ठीक है, और आर गलत है क्योंकि भारत सरकार सामान्यतया सभी आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रश्न में मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? तो राजकृष्ण ने दिया था। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्णा ने वर्ष 1981 में दिया था। प्रोफेसर राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई, जो 3.5% प्रति वर्ष की समृद्धि का दर थी। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान थी। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित था, जो कि वर्ष 1950 से 1980 बीच औसतन 3.5 दर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान की सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान दिया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ए जी मेडल द्वारा। ठीक है, जी मेडल द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की योजनागत विकास हेतु गुन्नार मेडल द्वारा रोलिंग प्लान अनवरत योजना जिसे कहा जाता है, ठीक है, का सुझाव दिया गया। भारत में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था 1 वर्ष पूर्व। ठीक है, 1978 से रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। इस योजना की अवधि भारत में केवल 1 वर्ष थी। ठीक है, इसको सिर्फ 1 वर्ष ही चलाया गया। इस योजना का सृजन 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 तक के लिए किया गया था, परंतु 1980 में जनता पार्टी की सरकार के पतन के साथ ही यह योजना भी समाप्त कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवरत योजना भारत में लागू की गई।
अब ये देखिए सी ऑप्शन सही हो गया। यहीं से आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलिएगा साथ साथ, ठीक है। सी ऑप्शन सही है 1978 से 79 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, ठीक है। किसको समझा गया, क्या क्या तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सभी चारों। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप के विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं के दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और चौथा है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित कौन कौन से हैं, मेन कौन कौन से इनके गोल हैं आर्थिक नियोजन के भारत में। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना, आधुनिकीकरण जिसे छठी योजना में लागू किया गया था, ठीक है। मानव संसाधन विकास। 33वां क्वेश्चन है आपका, आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में आर्थिक योजना को सम्मिलित किया गया है। एक्सप्लेनेशन, आर्थिक योजना समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। वर्तमान में इसमें 52 विषय, ठीक है, वर्तमान में है। मूलतः 47 थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वे, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन आदि, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय यानी सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक था। इसके दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल 1957 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में था, मुंबई में, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना, विकास के लिए योजना बनाना, प्रचार करना और सहायता प्रदान करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। पंचवर्षीय योजना एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ है आपका प्रयुक्त विकास मॉडल। बताना है ये पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल से ज़्यादा मैच करती है, ज़्यादा क्या मैच ही करती है। तो नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे सही सही आपको पूरा दिया हुआ है। प्रथम में हेराल्ड डोमर मॉडल थे, ठीक है। द्वितीय ने किसमें, महान लोबिस मॉडल ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय में एस चक्रवर्ती मॉडल और अशोक रुद्र चतुर्थ में, चौथी में, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछने वाला सवाल है ये, ठीक है। ये मॉडल और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान और इस मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया, तो डी ऊर्जा पर, ठीक है। भारत में छठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी, ठीक है। छठी डेट याद रख लीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया था, प्राप्ति 5.4 रही थी, थोड़ा सा अधिक बढ़िया था। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में 3.2% वृद्धि दर्ज की गई।
इस योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि गरीबी निवारण को प्राथमिकता 5वीं 5 ईयर प्लान में दी गई थी, परंतु गरीबी हटाओ का नारा 6वीं योजना में ही दिया गया तथा गरीबी निवारण संबंधी सभी बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी योजना में शुरू हुए। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, DWARCA, RLGP इसी योजना में लागू किया। छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई, अतः इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र 29% किया गया। इसके बाद खनिज उद्योग 15.5% पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग रणनीति और औद्योगिकरण विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ था, अतः योजनाकारों ने यह विचार किया था कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत क्रम प्राथमिकता देकर उद्योगों को बल दिया जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास दर पाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय में 6.8 था, 9वीं में 5.4, 10वीं में 7.6 और 11वीं में 7.8, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, समृद्धि ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो छठी योजना में। समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में फैला। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सन 1980 के दौरान लागू किया गया था। IRDP का उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करना था। नेक्स्ट है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील जो प्लांट है वहाँ पे उसकी स्थापित किया गया था। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना था। इस योजना का लक्ष्य 4.8% निर्धारित था, लेकिन वास्तविक वृद्धि पर 4% थी। नेक्स्ट है, भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या क्या है? तो 7 है। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है।
नेक्स्ट है 43, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी में। एक्सप्लेनेशन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। ठीक है, इस योजना, ये वन लाइनर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस योजना की असफलता का प्रमुख कारण इस समयावधि में उत्पन्न भयंकर सूखे की स्थिति तथा चीन 1962 व पाकिस्तान 1965 के साथ विनाशकारी युद्ध थे। ठीक है, 1962 और 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था। सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय योजना काल में कृषि के मात्र 2.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसके पूर्व के दशक 1950 से 60 में कृषि विकास की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4% थी। इस प्रकार तीसरी योजना में विगत वर्षों तक तुलना में विकास दर ऋणात्मक रही। तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र में 0.73% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, उसका लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना था तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई थी। चौथी योजना में कमज़ोर एवं साधनहीन वर्ग के लोगों की दशा सुधारने तथा विशेष रूप से उनके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया था। 45वां है, 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। तो क्या रणनीति थी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। IRDP उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई। वन लाइनर क्वेश्चन है कि IRDP का फुल फॉर्म यहाँ से 2 होता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और उसका डेट कब मतलब शुरुआत हुई थी इसकी। 1980 में शुरुआत हुई थी। इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार की अंगीकरण किया गया है। उदाहरणतः सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही इकाई के रूप में चुना है, यूनिट के रूप में चुना है। ठीक है, 46वां है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। सर्वाधिक समृद्धि कौन से में? 8वीं में, नहीं 10वीं में। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि में, ठीक है, ध्यान देना, योजना काल में पूछा है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किसमें? 10वीं योजना में हुई थी, योजना काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया था। तो कौन निर्धारित था? डी, प्रोफेसर PC महालनोबिस सेकंड। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान किसके द्वारा, किसके स्वरूप? महालनोबिस, प्रोफेसर PC महालनोबिस। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप प्रोफेसर PC महालनोबिस ने निर्धारित किया था, जो 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादी उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र थे। कृषि सहित एवं सेवा क्षेत्र मॉडल वास्तव में असंतुलित विकास रणनीति पर आधारित था। इनमें विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया था, प्राप्ति
4.1 रही थी। इस योजना में राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना आरंभ किया गया था? तो हार्टिकल्चर आपको की याद रखना है कीवर्ड। हार्टिकल्चर मिशन जहाँ भी आए तो आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में टिक लगाना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो बागवानी क्षेत्र के विकास तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना को दृष्टि में रखते हुए 2005 में सरकार ने कृषि के विविधीकरण तथा उच्च मूल्य वर्धन वाली बागवानी फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों के आय में वृद्धि लाने के उद्देश्य के एक प्रमुख प्रयास के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM को प्रारंभ किया, जबकि इस पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 था। इस प्रकार राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ 10वीं योजना में किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? तो ऊर्जा 5 ईयर प्लान में भी और योजना में भी, 10वीं योजना परिवहन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत लगभग 1 साल के विलंब के साथ 21 दिसंबर 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन मिलने तथा बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के साथ हुई। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 निर्धारित की गई थी। ज्ञातव्य है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 पर राष्ट्रीय बहस के लिए जारी दृष्टिकोण पत्र के मसौदे में देश के नियोजित आर्थिक सामाजिक विकास में पहली बार निजी क्षेत्र के लिए बड़ी भूमिका की कल्पना की गई थी। 10वीं योजना के दौरान सर्वाधिक परिव्यय का आवंटन ऊर्जा क्षेत्र में रहा था। 50th है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, क्या थी? 1966 से 1969। तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई। तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। जून 2066 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये के डिवैल्यूएशन की घोषणा की गई ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। उसके स्थान पर 3 वर्षीय योजनाएं लागू की गईं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की संज्ञा दे दी थी, क्योंकि इस अवधि में कोई नियम नियोजन नहीं किया गया। नेक्स्ट है, 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने पर तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी। तो 10 साल में, 10 वर्षों में 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई। निर्माण कार्यों में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में।
11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए जाएंगे या किए गए? तो सबसे पहले आईआईटी की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी और 8 आईआईटी उस समय स्थापित किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 30 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 आईआईटी भारतीय, 7 आईआईएम स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। ज्ञातव्य है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभों को देखते हुए केंद्र सरकार सामाजिक विकास क्षेत्र सोशल डेवलपमेंट जोन्स प्रारंभ करने की योजना बनाई। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? बी, मानसून की अनुकूलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। यह योजना हैरल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई। इस योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया था तथा प्राप्ति 3.6 रही थी। इस योजना में सफलता का मुख्य कारण अनुकूल मानसून था, जिसके कारण फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। 55 है, निम्नलिखित मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रथम योजना। प्रथम योजना सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना आधारभूत उद्योग का प्रसार, चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 56 स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया? स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तीसरी योजना में ऊपर चक्रवर्ती मॉडल के प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु इस मॉडल का वास्तव में प्रयोग चौथी योजना में हुआ। तो स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में रही, लेकिन असली उसमें देखा गया वास्तव मॉडल उसका चौथी में हुआ प्रयोग। 57 में प्रोफेसर पीसी महालोबिस का नाम जुड़ा है, तो द्वितीय योजना से 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। फिर 58 है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? तो 11वीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक में प्रारंभ हुई, जिसका लक्ष्य तीव्र गति के साथ समावेशी विकास था। 59वां, भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय विकास था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि भारत का लास्ट पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान था। 2017 के बाद इसे खारिज कर दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना के ही तहत मुख्य उद्देश्य था उसका ध्येय संपोषणीय विकास। 60th है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 में कोई योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है। 61st क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास की अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि एवं नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है, देश का विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और क्या करेंगे, सब तो अंत कर रहे हैं। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एक नया संस्थान है। इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद बढ़िया बनाए गए थे। वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में तो अभी कोई और है, देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है। ये बात गलत है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों आर्थिक संबंध से संबंधित संविधानोत्तर राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। भारत में विकास परिषद नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध किससे है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है विजन 2020 में विजन 2020 प्रपत्र डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो सी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किया गया था। योजना आयोग द्वारा श्री SP गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा भारत के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत इस प्रपत्र में भारत के 20 वर्षीय विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बी मुख्यमंत्री करता है। नीति आयोग का संचालन परिषद का राज्य प्रतिनिधित्व तो मुख्यमंत्री ही करेगा। अध्यक्ष नीति आयोग का होता है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता हो। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग। ठीक है। नोडल संस्था कौन सा है? कीवर्ड इतना याद रखना है, नोडल संस्था नीति आयोग है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। अब यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का पहला क्वेश्चन है 68। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो ए राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के द्वारा। ठीक है। प्राथमिक घाटा की राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर मापा जाता है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-5
को संशोधित कर 2011-12 कर दिया था, ठीक है, CSO ने। राष्ट्रीय आय की गणना पहले स्थिर कीमत और चाल कीमत के आधार पर थी, परंतु वर्ष 2011 से केवल चालू कीमत पर की जाती है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। 17वां क्वेश्चन है, माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो सीमा शुल्क बोलते हैं, सीमा शुल्क, ठीक है, एकदम याद रखना है। वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन और SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन। 71वां क्वेश्चन है, निम्नांकित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? तो आयात शुल्क लगाया जाता है और वैयक्तिक आयकर लगाए जाते हैं। मनोरंजन कर नहीं होता है और स्टैम्प ड्यूटी नहीं होता है, ठीक है। 72वां है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ठीक है, नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान किसका, कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा सेक्टर है? सेवा, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट, करों की उगाड़ी या उगाही से प्राप्त धन जाता है किसको? तो समेकित कोष में जाता है। समेकित कोष भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राज्य प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन के समेकित कोष में ही दिया जाता है और संसद में अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राज्य का आहरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को जाना जाता है किससे? प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? तो निर्माण क्षेत्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि में दिए जाने वाले वर्ष में उपयोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, आयातों पर किया गया व्यय का समग्र योग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो C, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियाद आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। भारत में निचले स्तर के आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 निम्नलिखित में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी गति को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा C, कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर प्रतिशत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी टर्शरी सेक्टर का योगदान में क्या बदलाव आता है? तो बढ़ जाता है, ठीक है। जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में, ठीक है, टर्शरी सेक्टर का योगदान बढ़ने लगता है।
तथा प्राथमिक यानी कृषि संबंध क्षेत्र का योगदान कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित सकल राष्ट्रीय आय, हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है, वही है। ठीक है, हरित सकल। हरित सकल राष्ट्रीय आय वह आय है जिसमें पर्यावरण का भी लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना के समय जब पर्यावरण के क्षति को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित लिया जाए तो इसे हरित सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी गुणांक माप क्या है? तो आय वितरण की असमानता को नापने के लिए गिनी गुणांक गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का माप है। ठीक है, गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम 0 के बराबर होगा। ठीक है, गिनी गुणांक को 1912 में इटालियन कैरोडो गिनी ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर किसके होती है? तो बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों का जोड़ पर होता है। ठीक है, जोड़ के बराबर होती है। नेक्स्ट है निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है इसलिए। ठीक है, इसलिए यही कारण है। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन है राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्र की संपदा की में खान, पशुधन, बांध, बिजली, कृषि आदि शामिल है तथा मुद्रा पूर्ति शामिल नहीं है। मुद्रा पूर्ति से आशय विभिन्न रूपों में उस मुद्रा से है जो किसी समयावधि में विनिमय के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की वृद्धि ग्रोथ रेट स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है। तो मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का समायोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्या रहा है? तो पहले बढ़ा फिर कम हुआ, यही दशा रही है। ठीक है, पहले बढ़ा, ये टेबल है, इसमें देखिए पहले बढ़ा होगा फिर कम हो गया है। ठीक है, कौन से सेक्टर की? कृषि सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सी उत्पादन। ठीक है, उत्पादन को हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी से है। ठीक है,
हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्णा ने वर्ष 1981 में दिया। प्रोफेसर राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझकर रह गई, जो 3.5% प्रतिवर्ष की समृद्धि दर थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान थी। प्रोफेसर राजकृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित था, जो कि वर्ष 1950 से 1980 बीच औसतन 3.5% था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है तब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। भाई जब उत्पादन बढ़ेगा तो वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन है। इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आर्थिक वर्ष के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सी हो जाएगा 2011-12 से। ठीक है, 2011-12 आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त होता है। आर्थिक सूचकांक बनाते समय मूल्यों की तुलना के लिए किसी विशेष के मूल्यों के आधार बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम वर्ष 1800 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस संबंध में बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र। भारत में घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय घरेलू क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू बचत में 19.6% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित विधि का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न राज्यों में किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-05 में सबसे कम थी? तो सबसे कम कब थी? 2004 से 5 में सबसे कम प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय कौन से राज्य में थी? तो बिहार में थी। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान एवं वर्तमान में भी चालू कीमतों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। ठीक है, जीएनपी और जीडीपी के में अंतर क्या है? ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है? सकल विदेशी डी हो जाएगा विदेशों से शुद्ध साधन आय का। ठीक है, विदेशों से। अब एक्सप्लेनेशन में मैं बताता हूँ। जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त केवल साधन आय का होता है। ठीक है, जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा
वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होता है, ठीक है, मूल्य से होता है। इसके अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा किए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन स्थानीय हो या कंपनी द्वारा किया गया हो या विदेशी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर किसके होता है? जीएनपी बराबर होता है आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट के बराबर, यानी एनएनपी प्लस डेप्रीशिएशन से के बराबर जीएनपी होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है? तो प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत एक दिए गए वर्ष के उत्पादों को उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर मापा जाता है। इस माप में कीमतों के उतार चढ़ाव सम्मिलित रहते हैं, जिससे यह राष्ट्रीय आय की वास्तविक माप नहीं करता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना एक दिए गए वर्ष के उत्पादों की माप आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है, ठीक है। आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर वर्ष के लिए तथा साथ ही उसके पश्चात अन्य वर्षों के लिए स्थिर मान लिया जाता है। अतः यह कीमतों के लिए उतार चढ़ाव को दूर कर देता है, इसलिए यह आय में होने वाली वास्तविक परिवर्तन को व्यक्त करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय का आगणन कौन सा संस्थान करता है? राष्ट्रीय आय का आगणन तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वन लाइनर, ठीक है, कि भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन सा संस्थान करता है? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट है, निम्न कारणों में कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? तो बी हो जाएगा 1, 2, 3। जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, ठीक है। 101, भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है, ठीक है। तो किससे किससे होता है? तो 1, 2, 3, 4 चारों से होता है। गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम और सरकार के द्वारा 4 प्रमुख क्षेत्र की बचत उदय, ठीक है। अब यहाँ से आपका कृषि क्षेत्र आपका यहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, अंगूर की खेती। तो मत्स्य पालन मछली हो जाएगा, सबको मालूम है। फूलों की खेती फूल हो जाएगा भैया। रेशम की कीड़ों का पालन रेशम हो जाएगा भाई। और अंगूर की खेती अंगूर हो जाएगा। ये तो यार साफ साफ आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई हमको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आनंद में स्थित है। और आनंद कहाँ है? गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में,
डेयरी पे हम दूध दूहने जाएंगे गुजरात में। नहीं नहीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। वर्तमान में मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, ये उस समय का बात है, लेकिन अब कोई और होगा। ठीक है, एक बार आप सब चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। तो एपीकल्चर जाना जाता है, सबको मालूम है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, IIVR, IIPR, IISR, IIHR। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? आपका बनारस में है। ठीक है, बनारस में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स मतलब दाल का रिसर्च कहाँ है? ये है आपका कानपुर में, दाल। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है आपका? तो लखनऊ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग, DRR, DWR, DMR, DPR। तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ होता है? हैदराबाद में। फिर डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, गेहूं का रिसर्च कहाँ होता है? तो करनाल में। डायरेक्टरेट ऑफ मेज मक्का रिसर्च कहाँ होता है? आपका नई दिल्ली में। और कानपुर में आपका होता है डायरेक्टरेट ऑफ दलहन पल्सेज रिसर्च। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दिया है फल और प्रजाति, बताना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, अमरूद, आंवला, पपीता, केला। तो अमरूद का देखो, अमरूद में चित्ता 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 छोटा छोटा चित्ती चित्ती लगता है ना, तो चित्तीदार हो जाएगा। ठीक है, यहीं से मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आंवले को बोला है, अगर आंवले को तो कृष्णा कृष्णा हो जाएगा आंवले का। पपीता है, पपीता का आपका हो जाएगा ड्वार्फ, यानी पूसा ड्वार्फ। ठीक है, और केला का क्या हो जाएगा? हरी छाल, उसकी छाल हरी हरी एकदम, हरा सभी होता है लेकिन हरी छाल। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग, धान, सरसों, अलसी, मटर। ठीक है, तो धान को क्या बोलते हैं भाई? धान धान रत्ना होता है, सरसों वरुण होता है, अलसी क्या होता है आपका? नीलम, मटर होता है आपकी रचना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिल जाएंगे, खास करके मतलब यूपी पीसीएस में तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से, इसके एक्सप्लेनेशन से, और भी बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहाँ से मिल जाएंगे। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो 5 साल में होता है। भारत में कृषि जनगणना 5 वर्ष के अंतराल में पूरा किया जाता है। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि जनगणना 2021-22 की शुरुआत अगस्त 2022 जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है, भारत कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तंबाकू बोर्ड कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है?
जूट तो आपका देखो बेंगलुरु कोलकाता में होगा, ठीक है, क्योंकि JCI जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बंगाल में ही है, ठीक है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका, भारत के कृषि आयातों में सर्व प्रमुख मद क्या है? तो खाद्य तेल है। भारत के कृषि आयातों के में सर्व प्रमुख मद खाद्य तेल हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में के आंकड़ों के अनुसार आयात की प्रमुख मद 2021-22 खाद्य तेल 3.2%, दाल 0.3, काजू 0.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य सागरीय मछली के उत्पादन में अग्रगण्य है? तो सबसे ज़्यादा आपके गुजरात के हो जाएंगे, 7.1 मिलियन टन सागरीय मछली का उत्पादन यहीं गुजरात में होता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो देश में दुग्ध उत्पाद बढ़ाने की परियोजना, ठीक है। दूध से, फ्लड का मतलब ये मत समझ लेना कुछ बाढ़ वाड़ा नियंत्रित करना है, ये है इकॉनमी, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड है मतलब दुग्ध उत्पादन बढ़ने की परियोजना, ठीक है। यह योजना वर्ष 1970 में शुरू हुआ था। इसी का परिणाम है कि भारत आज दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है वैसे तो, लेकिन अगर आपको ये पूछे कि कौन राज्य सागरीय में अग्रगण्य है, तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं दिया है